हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बिरसा आंदोलन, जो जेपीएससी के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही बिरसा आंदोलन से झारखंड में आयोजित होने वाले सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। वैसे मैंने ये सब पहले भी पढ़ाया है हैंड रिटन नोट्स के रूप में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करें और अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे बिरसा आंदोलन के बारे में, क्योंकि झारखंड में इस आंदोलन का बहुत महत्व है। वैसे देखा जाए तो बिरसा आंदोलन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से भारत के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ये आंदोलन क्या था। तो मैंने अपने नोट्स को रखा हुआ है ताकि आप लोगों को बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट्स को बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जब 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को इस क्षेत्र की दीवानी दे दी, अर्थात झारखंड के क्षेत्र की, उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ अपने पांव पसारने स्टार्ट कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाने के बाद उन लोगों ने इस क्षेत्र में अपने नियम कानून लागू करने आरंभ कर दिए। वो बहुत ही क्रूर होते थे, अन्याय करते थे और यहाँ की पूरी जनता को दबा के कुचल के रखते थे, जैसा कि उन्होंने हर क्षेत्र में किया हुआ था। लेकिन इस क्षेत्र में खास बात ये थी कि यहाँ की जो जाति जनजाति थी, उन लोगों की अपनी एक सभ्यता संस्कृति थी जिसे वो लोग नहीं छोड़ना चाहते थे। और अंग्रेजों की नीति ऐसी थी कि वो अपने कानून को हर क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। यहाँ से ही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विरोध आरंभ हो जाता है। 1765 ईस्वी को याद रखेंगे। झारखंड में अंग्रेजों का जब प्रवेश हो गया 1765 में, इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ महाजन, साहूकार आदि को भी शुरू कर दिया आना। और ये लोग जो होते थे ये इनके ही लोग होते थे, अर्थात अंग्रेज ही अपने आदमी को अलग अलग रूप में यहाँ रखते थे। और इनके अलावा भी अलग झारखंड में अलग से महाजन, साहूकार झारखंड में आने लगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़मीनों को हड़प लेते थे और उसके मालिक बन जाते थे। ब्रिटिशों के आने के बाद इस क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण, साहूकारों का आर्थिक शोषण और परंपरागत सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में इनका हस्तक्षेप होने लगा। यहाँ पर वो लोग आने लगे और उन्होंने यहाँ की जाति जनजाति में के जो जीवन था, उनका सभ्यता संस्कृति में जो हस्तक्षेप था, यही बहुत बड़ा कारण बन गया जनजातीय विद्रोह का। जनजातियों में विद्रोह की भावना पनपने लगी इन लोगों की वजह से। बिरसा आंदोलन झारखंड का सबसे संगठित और व्यापक आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इस आंदोलन के तहत जितने भी क्रियाकलाप होते थे, जितने भी तरह के आक्रमण होते थे, सभी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से होते थे। मुंडा जनजाति भी वनों और कृषि पर निर्भर थी। क्योंकि झारखंड का क्षेत्र वनों और कृषि का क्षेत्र है, तो सारी जनजाति वन और कृषि पर थी। इसमें मुंडा जनजाति भी वनों और कृषि पर निर्भर थी। वे अपनी सभ्यता संस्कृति को चला रहे थे। उनकी जो सभ्यता संस्कृति थी वो इसी प्रकार की थी जो प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। लेकिन अंग्रेजों के प्रवेश के बाद इनका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया। इनके जीवन की शांति ही बिल्कुल समाप्त हो गई। ये शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे पूर्व में। मुंडा लोग अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान हो गए। उन्होंने बहुत ही परेशान किया, क्योंकि वो अपनी सभ्यता संस्कृति को इन पर थोपना चाहते थे। ऐसे में बिरसा मुंडा नामक एक नौजवान ने, जो बिरसा मुंडा नामक एक युवक ने इस जनजाति में जो ये लोग यातनाएं सह रहे थे, यहाँ के सभ्यता संस्कृति को जो कुचल रहे थे अंग्रेज, तो उसने नेतृत्व करना
ठाना कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये अंग्रेज़ों का जो यहाँ पर दमन हो रहा है इसे रोका जा सके, इसे बंद किया जा सके, और इसका बीड़ा उसने उठाया। बिरसा आंदोलन की अवधि 1895 से 1900 ईस्वी की है। ईस्वी सन से भी प्रश्न आते हैं, इसे याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बिरसा आंदोलन के कारण को देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्या क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से आंदोलन आरंभ हुआ, विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ लोगों में इस क्षेत्र के। अब हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन के मुख्य मुख्य कारण क्या थे। इन क्षेत्रों में खोट कट्टी भूमि व्यवस्था थी। सामूहिक भू स्वामित्व इसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजों ने ध्वस्त करने का प्रयास किया और इसके बदले बैठ बेगारी की व्यवस्था को प्रचलित कर दिया। इस क्षेत्र में पहले खोट कट्टी व्यवस्था थी, भूमि की व्यवस्था, और यहाँ पर क्या बैठ बेगारी का अर्थ है कि इन यहाँ के लोगों के जो खेती थी वो सारी जो ज़मीन होती थी वो सेठ साहूकारों के नियंत्रण में आ गई, और जो सामान्य यहाँ के लोग थे जो अपनी खेती करते थे वो सब अब बेकार हो गए, अपनी ही खेती में मजदूरी का काम करने लगे, और अधिकतर समय उनका बैठ बेगारी में जाता था। तो ये कारण था। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था वो था 1793 ईस्वी के अधिनियम में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के तहत मुंडाओं की जमीन का हस्तांतरण और गैर जनजातीय लोगों में किया जाने लगा। इससे मुंडाओं की स्थिति बहुत दुखद हो गई। अंग्रेजी शासन जब इस क्षेत्र में लागू हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि भूमि बंदोबस्त की बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू कर दी, जैसे स्थायी बंदोबस्त इत्यादि। तो इन सभी की वजह से इस क्षेत्र के जो लोग थे, जो मुंडा जनजाति की जो ज़मीन थी, वो सभी सेठ साहूकारों के हाथों में जाने लगी। ये लोग अपनी ही भूमि से वंचित होने लगे। तो 1793 में ये अधिनियम बना था भूमि बंदोबस्त का, और यही अधिनियम बहुत बड़ा कारण बन गया क्योंकि मुंडाओं की स्थिति इससे बहुत ही दयनीय दुखद होने लगी, क्योंकि उनकी अपनी सारी ज़मीन हस्तांतरण हो रही थी सेठ साहूकारों में। ये अंग्रेजों की नीति के तहत ही था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मुंडाओं की गरीबी। मुंडाओं की गरीबी ने उन्हें ऊंचे दर पर ऋण लेने के लिए विवश कर दिया। जमीन के हस्तांतरण होने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, और ऐसी स्थिति में जो लोग थे मुंडा जनजाति के, उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए इन्हीं सेठ साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, और वो ऋण के चक्र में फंसते चले जा रहे थे। इन सेठ साहूकारों के चंगुल में फंस गए। जब ये उन्हें ब्याज अदा नहीं कर पाते तो इनकी ज़मीन हड़प लेते थे। सेठ साहूकार ऊंचे दरों पर ऋण दिया करते थे, और उन्हें ये पता होता था कि ये लोग ब्याज बढ़ता जाएगा, ऋण नहीं चुका पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो ज़मीन होती थी वो हड़प लेते थे। तो ये तो स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। अगला पॉइंट है दिकुओं के आगमन से मुंडाओं की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था बहुत ही प्रभावित होने लगी। यहाँ पर जब दिकु अर्थात जो दूसरे जगह के लोग थे, जो गैर आदिवासी थे, मुंडा जनजाति से संबंधित नहीं थे, बाहरी क्षेत्र से आए हुए थे, उन्हें ये लोग दिकु कहते थे, और ये शब्द भी अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। तो जब इस क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र के लोग आए, अर्थात अंग्रेज, सेठ साहूकार या अन्य लोग जो कि इस क्षेत्र के नहीं थे, जो झारखंड क्षेत्र के नहीं थे, तो वो लोग जब इस क्षेत्र में आए तो अपनी सभ्यता संस्कृति को यहाँ पर लादने लगे, थोपने लगे, विवश करने लगे इन लोगों को मानने के लिए, और इनकी सभ्यता संस्कृति से इन्हें दूर करने लगे, इन पर दबाव डालने लगे कि वो अंग्रेज़ों की जो कल्चर है उसे अपनाए, या जो सेठ साहूकारों का जो नियम कानून है उसे माने। तो ये ऐसा कारण था जिससे कि इनकी सभ्यता संस्कृति, मुंडा की सभ्यता संस्कृति ही बहुत ज़्यादा विक्षिप्त होती जा रही थी।
मुंडा जनजाति या इस क्षेत्र की अन्य भी जो जाति जनजाति थी, वे सभी अधिकतर जो जनजातियां होती हैं वो प्रकृति पूजक होती हैं, अर्थात उनके जो देवी देवता होते हैं वो पर्वत, नदी, पहाड़, सूर्य यही होते हैं। वो प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं जिनकी वे पूजा करते हैं, किंतु इन बाधाओं के कारण उन्हें बहुत परेशानियां हो रही थी। वो अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा पाने में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे परेशानी को। अगला पॉइंट है शराबखोरी। शराबखोरी अर्थात मुंडा जनजाति के जो लोग होते थे उनमें नशा करना, स्थानीय रूप से एक पेय पदार्थ होता है हड़िया, उसका सेवन करना, उससे नशा भी होता है। तो इस चीज़ का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, सिर साहूकारों ने। उन्होंने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया कि इसे और अधिक शराबखोरी में डाल दिया यहाँ के लोगों को, और इस कारण इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ही बिगड़ गई। इनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। अंग्रेजों ने बहुत ही अन्याय करना आरंभ कर दिया। इनके घर परिवार, स्त्रियों, बच्चों सभी पर अपना वो अधिकार जमाने लगे। इन क्षेत्रों में लुथेरियन, एंग्लियन और कैथोलिक ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। अलग अलग मिशनरियों का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के नाम पर अपने केंद्र बनाने आरंभ किए, लेकिन इसकी आड़ में वो धर्म परिवर्तन करते थे यहाँ के लोगों का, और यहाँ ईसाई बनने के लिए मजबूर करते थे। इसके साथ ही उनके जो कल्चर था, सिस्टम था, उसे अपनाने के लिए विवश करते थे, और अन्य जितनी भी परेशानियां थी वो इस मिशनरी के आड़ में होती थी। फलतः धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। इससे उनकी पारंपरिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई। अब जो जनजाति थी, मुंडा जनजाति, उसे ईसाई बना दिया जाता था। अगला पॉइंट है 1894 में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। इससे भी लोगों में आक्रोश था। अब वन सुरक्षा कानून के नाम पर वनों को अंग्रेजों ने अपने अधीन, अपने नियंत्रण में ले लिया। वन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और वनों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस जनजाति के लोग वन में नहीं जा पाते। पूर्व में वनों पर आधारित ही इनका जीवन था, जैसे कि लकड़ियाँ, गोंद, पत्ते या फिर मधु, शिकार, ये सभी वनों पर आधारित इनके रोजी रोजगार व्यवसाय थे। जो कि अब ऐसा हो गया वन कानून बनने के बाद कि ये लोग वन में नहीं जा पाते, इन्हें वनों से दूर कर दिया गया। तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इनका शोषण होने लगा, परेशानी होने लगी। अब हम लोग देखते हैं आंदोलन का आरंभ, प्रसार और दमन, कि यह आंदोलन किस प्रकार से आरंभ हुआ, कैसे इसका प्रसार हुआ और किस प्रकार से अंग्रेजों ने इसका दमन किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के रांची जिले के खूंटी अनुमंडल स्थित तमाड़ थाना अंतर्गत उलीहाती गांव में हुआ। यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्षेत्र का नाम। तो ईस्वी, सन और स्थान इनसे संबंधित अच्छे से याद रखेंगे। उलीहातू गांव में हुआ था इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को। झारखंड दिवस इनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इनके पिता का नाम सुगरा मुंडा और माता का नाम कदमी मुंडा था। इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। कभी कभी माता पिता के नाम पूछे जाते हैं या फिर अधिकतर गुरु के नाम पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। बिरसा मुंडा विद्रोह 2 चरण में हुए थे। पहला जो चरण इसका था वो था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में, कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ तो समाज, इनका अपना जो समाज था उसमें जो परेशानियां थी, जो कुरीतियां थी, जो ऐसी चीज़ें थी जो इनके समाज में इन्हें पिछड़ा बना रही थी, उसको रोकने के लिए हुआ था। और द्वितीय चरण में तो आंदोलन बहुत अधिक विस्तृत, संगठित और हिंसक हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों से सामना हो गया था, युद्ध होने लगे। सबसे पहले हम सब प्रथम चरण के बारे में देखते हैं।
प्रथम चरण में बिरसा मुंडा ने एक धर्म चलाया, इसका नाम था बिरसाइत। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देवता सिंह बोगा के दर्शन हुए हैं। बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें सिंह बोगा अर्थात मुंडा जनजाति के जो इष्ट देवता सर्वश्रेष्ठ देवता थे, उन्हें सूर्य देवता भी कहा जाता है, तो उनके दर्शन हुए हैं। 1895 की ये घटना थी। उनके प्रवचन को सुनने के लिए आदिवासी संगठित होने लगे। अब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया और बताया कि उन्हें सिंह बोगा के दर्शन हुए हैं, तो सभी उन्हें सुनने लगे, उनकी बातों को सुनने के लिए संगठित होने लगे और मानने भी लगे। वो जो कहते थे वो लोग मानते थे। तो इस प्रकार से संगठन होना आरंभ हो गया। और उनके जो उपदेश थे, अर्थात वो जब लोगों को इकट्ठा करते और कुछ बताते थे, समझाते थे, उसे एक उपदेश के रूप में लोग सुनते थे, समझते थे, मानते थे। उनके उपदेश की 3 मुख्य बातें थी कि आत्म सुधार, खुद का सुधार करना है, आचरण की शुद्धता करनी है, आचरण में पवित्रता लानी है, और एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर की आराधना करनी है। आत्म सुधार और आचरण की शुद्धता का अर्थ लोगों की जीवन शैली को उच्च करना था, अर्थात जो भी कुरीतियाँ थी उसे दूर करना था, खुद में सुधार करके और एक ईश्वर को मानना। तो ये आचरण से संबंधित थी। एक ईश्वरवाद का अर्थ है कि एक देवता अर्थात सिंह बोगा ही एक देवता हैं, उनकी आराधना करनी है सभी को। इससे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। जब समाज और धर्म के नाम पर लोग संगठित होंगे तो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, संगठित होगी। ये शराब पीने का विरोध करते थे और चिकित्सा भी करते थे। ये मना करते थे लोगों को शराबखोरी से, शराब पीने से या नशा करने से। और इसके साथ साथ ही ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसी मान्यता है कि ये बहुत सारे रोगों का भी उपचार कर दिया करते थे, जिससे कि इन्हें मानने वालों की इनमें आस्था बढ़ती जा रही थी। बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाना भी सिखाया, अर्थात जो उनका संगठन था उसमें उन्होंने एक ऐसा भी संगठन बना के रखा था कि जो युवा थे, जो युद्ध शैली सीखना चाहते थे या फिर वो उन्हें तीर और तलवार चलाना, क्योंकि इस क्षेत्र में यही सब यहाँ के औजार हुआ करते थे, इसकी शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। इन्होंने प्रशिक्षण देने का कार्यभार गया मुंडा को दिया था। अब ये जो कार्य था युवाओं को युद्ध शैली में पारंगत करने का, इसके लिए गया मुंडा को उन्होंने कार्यभार दिया था। ये सब प्रश्न आते हैं। बिरसा मुंडा ने 6000 समर्पित मुंडाओं का एक दल बनाया। आरंभ में बिरसा मुंडा ने मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का घोर विरोध किया। जो मिशनरी इस क्षेत्र में आ गए थे और यहाँ के लोगों के धर्म को बदल रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे, उन्हें ईसाई बना रहे थे, तो इसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि इनकी सभ्यता संस्कृति पर आघात हो रहा था। इन सभी गतिविधियों को देखकर अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। और ये 1895 की घटना है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया षड्यंत्र रचने के आरोप में, और 2.5 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। दूसरा चरण तब स्टार्ट होता है जब ये जेल से बाहर आते हैं। 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 1897 को हजारीबाग जेल से इन्हें फिर रिहा कर दिया गया। उस वक्त ऐसा होता था कि किसी खास मौके पर कैदियों को जो पहले से सज़ा काट रहे होते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता था। तो इसी क्रम में बिरसा मुंडा की रिहाई हो गई। ये उपलक्ष्य था महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का। उस वक्त कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें कि बिरसा मुंडा भी रिहा हुए और द्वितीय चरण का आंदोलन आरंभ होता है यहाँ से।
रिहा होने के बाद बिरसा ने गतिविधियां और अधिक तेज कर दी और खूंटी को केंद्र बनाया। याद रखेंगे, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका केंद्र अगर पूछा जाए तो वो खूंटी था। यहाँ पर ही सैनिक गतिविधियां होती थी इनकी। जंगलों में छिपकर सारे काम होते थे इनके। 1899 ईस्वी को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा शासन की स्थापना के उद्देश्य से बिरसा मुंडा ने विद्रोह तेज कर दिया और दिन क्या चुना तो क्रिसमस का दिन 1899। उनके अनुयायियों ने गिरजाघर में आग लगा दी। क्रिसमस अंग्रेजों का बहुत बड़ा पर्व त्योहार होता है, तो इस अवसर पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं जो इस ईसाई धर्म को मानते या फिर अंग्रेजों का ये जो फेस्टिवल था, तो इन लोगों ने घात लगा करके रखा था। जब गिरजाघर में सभी इकट्ठे हुए इस फेस्टिवल को मनाने के लिए, तो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे उन्होंने आग लगा दी वहाँ पर। उन्होंने डोंबिरी, सिम्बिया आदि जगहों में सभाएं की। ये इसी क्षेत्र के आसपास के छोटे छोटे गांव थे जहाँ पर छिपकर ये लोग अपने योजनाओं को बनाते थे, सभाएं करते थे। मुंडा विद्रोहियों ने रांची, खूंटी, बसिया, तोरपा, बुंडू, तमार आदि क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था ठप कर दी। इतना अधिक उत्पात मचाया इन सब ने कि वहाँ पर के शासन प्रशासन को मानने से इनकार कर दिया और बहुत ज़्यादा उत्पात किया। इनका मुख्य निशाना अंग्रेजों के सरकारी कार्यालय, थाना, साहूकार, महाजन आदि ही होते थे। ये सभी वैसे ही लोगों को अपना निशाना बनाते थे जिन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था, इस क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचाया था, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को आघात किया था, उन सभी को। तो इसमें क्या आते थे, अंग्रेज अफसर आते थे, जो बड़े अफसर होते थे, और उनके कार्यालय, ऑफिस, पुलिस चौकी, थाना जो उन लोगों ने बना करके रखा था, और सेठ साहूकार जो कि ज़मीनों को हड़प लेते थे किसानों के, ये सब इनके टारगेट में होते थे। दमन चक्र चलाते हुए अंग्रेज अधिकारी स्ट्रीटफील्ड के हाथों आंदोलन दब गया। अब अंग्रेजों की ऐसी नीति होती थी कि जब भी कोई विद्रोह होता तो कोई ना कोई अफसर आता जो ऊपर से भेजा जाता था दमन करने के लिए। तो स्ट्रीटफील्ड ने दबाने के लिए आंदोलन चलाया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को फिर से पकड़ लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि हैजा हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में। लगभग 350 आंदोलनकारियों पर मुकदमे चले। जब दमन किया स्ट्रीटफील्ड ने तो बहुत सारे लोगों को मारा, बिरसा मुंडा को पकड़ा और इनके 350 अनुयायियों को भी पकड़ा और सबको जेल में बंद कर दिया और सब पर मुकदमा चलाया। अब हम लोग थोड़ा इसके परिणाम देखें कि ये जो सारा कुछ हुआ इसका परिणाम क्या हुआ। अंग्रेज काफ़ी डर गए। आयुक्त फोर्ब्स के आदेश से इन क्षेत्रों में 1902-03 में पुनः भू सर्वेक्षण कराया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगाया गया। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का इसी आंदोलन का परिणाम था, जो इस क्षेत्र में लगाया गया। फोर्ब्स जो अंग्रेज अधिकारी था उसने फिर से सर्वेक्षण कराया, निरीक्षण कराया और इस क्षेत्र में इस कानून को लागू किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। उसके बाद क्या हुआ, इस कानून के तहत आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों में हस्तांतरित करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये लोग जो इस जनजाति के लोग थे यही चाहते थे, क्योंकि इनकी ज़मीन, जंगल जो इनका आधार था ये छिन गए थे। इन लोगों को ये सब कुछ वापस दिया गया और ये नियम बना दिया गया कि इनकी ज़मीन को कोई गैर आदिवासी अर्थात जो मुंडा जनजाति है या जो आदिवासी लोग हैं उनकी ज़मीन को
हस्तांतरित नहीं किया जा सकता गैर आदिवासियों में, ये गैर कानूनी होगा। दूसरा जो उभर कर सामने आया परिणाम वो था खूटकट्टी भू स्वामित्व व्यवस्था को मान्यता दी गई और बैड बेगारी को समाप्त कर दिया गया। जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था कि खूटकट्टी को समाप्त कर दिया था, उनकी खेती उसके ज़मीन को हड़प लिया था और बैड बेगारी स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, तो इस सिस्टम को फिर से बदला गया। मुंडाओं में नशाखोरी कम हुई जिससे उनका सामाजिक सुधार हुआ। मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा के उपदेश में भी ये था, वो नशाखोरी के सख्त खिलाफ थे। तो इनमें कुछ ये कमी आई जिससे कि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। अगला जो पॉइंट है वो है इस विद्रोह ने आगामी विद्रोहों पर गहरा असर डाला। अब बिरसा आंदोलन के बाद भी कई आंदोलन हुए, वो सभी आंदोलन इस आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि बाद के जितने आंदोलन हुए वो सभी इतना वो इस आंदोलन से प्रभावित थे कि उन्हें ये पूरा विश्वास था कि अंग्रेज दबते हैं, वो झुकते हैं, उन्हें हार माननी पड़ती है, वो उन्हें लौटना पड़ेगा। तो ये आधार बन गया था आगामी आंदोलन के लिए। और 1902 ईस्वी में खूंटी और गुमला को अनुमंडल बना दिया गया। ये सभी इसके परिणाम में शामिल थे। तो ये बिरसा आंदोलन को मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और इस टॉपिक को अगर लिखना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा। मैंने हैंड रिटन नोट्स में भी इसे पढ़ाया हुआ है और ये मेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मेंस के सिलेबस को मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें जो झारखंड का इतिहास में जो चौथा खंड है, जहाँ से कि झारखंड का इतिहास पढ़ना था, वहाँ से 4-5 टॉपिक हैं, तो उससे संबंधित है ये बिरसा आंदोलन। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग झारखंड के इतिहास को के ही दूसरे टॉपिक को भी देखेंगे। तो चलिए फिर दूसरी वीडियो में हम लोग टाना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसका दूसरा टॉपिक है झारखंड के इतिहास का। धन्यवाद।